Good afternoon, 8th class. So 8th class, we are on chapter number 5 of Geography Industries, and we have already understood what are industries, secondary activities क्या होती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी क्यों बोलते हैं, बेसिकली प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जब फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं तो वो इंडस्ट्रीज में करते हैं. ओके, देन इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर ली थी इंडस्ट्री की, जिसमें बेसिकली रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे किया था हमने क्लासिफाई, साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओके, ये हमने क्लासिफिकेशन किया था. इन आवर लास्ट क्लास वी अंडरस्टूड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. लोग कौन से इंडस्ट्रीज मतलब अपनी इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप करना पसंद करते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, इसीलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट. ये सारे होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, प्रोडक्शन, इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार के अंडर ही हम पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और फिर ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल ऐसे करके वो वील स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. यू विल स्टडी अबाउट इट इन योर सीनियर क्लासेस. सो ये अपनी हो गई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. और ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी है, रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, ये सारी की सारी इसके अंडर ही क्या है, इन्हीं फैक्टर्स के अंडर आ जाएगी. ठीक है, फिर हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में कर लिया था कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है. इनपुट होते हैं, फिर प्रोसेसेस होते हैं, फिर आउटपुट होते हैं. यानी पहले जो चीजें, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट्स लगेगी, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रोसेस होगा ताकि वो चीज जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बने. फिर जब वो फाइनली फिनिश गुड बन जाती है तो आउटपुट क्या होता है, उससे जो इनकम होती है वो भी आउटपुट में आ जाएगा, और जो चीज प्रोडक्ट बनता है उसको भी हम क्या बोल देंगे, आउटपुट बोल देंगे. ठीक है, ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डन इन yesterday's class. Okay, so उसके बाद we also had an idea of industrial regions. कैसे एक इंडस्ट्री अगर दूसरे इंडस्ट्रियल रीजन्स में बेनिफिट शेयर करे, बेसिकली क्लोजनेस से रिलेटेड, आपस में आसपास लोकेटेड है और एक दूसरे को जो चीजें चाहिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की बेनिफिट दोनों को ही हो रहा है, तो वैसे इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो जाती है, टाउन्स एंड सिटीज. तो ऐसे वाले को मतलब अपने वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल यूरोप में, वेस्टर्न और ईस्टर्न, इसमें वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, देन ईस्टर्न एशिया, इन सब में बहुत ज्यादा ये अपने इंडस्ट्रियल रीजन्स है. और यही इंडस्ट्रियल रीजन्स अगर हम इंडिया में बात करें तो हमने इंडिया के भी इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ लिया था कि तमिलनाडु वाला है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ है, कोलम, तिरुवनंतपुरम वाला है, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन है ना. ये सारे के सारे हमने कर लिए थे कि इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स है. ओके, so now we will start with our new topic, which is industrial disaster. Now though we have studied कि industries are very good, country के development के लिए, economy के लिए चीजें produce होती हैं, value बढ़ती है चीजों की, obviously लोगों की income होती है, overall development होता है, but sometimes industries sometimes even leads to certain disasters, है ना. तो let us study about these disasters, few example, and then what should be done to avoid or maybe in disasters से नुकसान ना हो, इससे रिलेटेड भी हम देखेंगे. बिकॉज इंडस्ट्रियल पॉजिटिव चीजें तो होती है, डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, सब कुछ, बट उसके साथ साथ अगर एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान होता है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली पर लोगों को भी. तो इसीलिए उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो हम समझेंगे. सो फर्स्ट लेट अस सी कि डिजास्टर कैसे हो सकते हैं, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड कि इतना जरूरी क्यों है ऐसे मेजर्स स्टार्ट करना, जिससे कि ऐसे डिजास्टर्स की जो रिस्क है या इनका जो अकर होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए. ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट फ्यू ऑफ द डिजास्टर्स. In industries, accidents, disasters
है ना, मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द हजार्डियस मटेरियल। इसका मतलब इंडस्ट्रीज में क्या है, एक्सीडेंट्स और जो डिजास्टर्स हैं वो मेनली अकर होते हैं ड्यू टू टेक्निकल फेलियर, यानी कुछ मशीन में कुछ लीकेज हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई जो टेक्निकल है, ठीक है। बट इसके अलावा एक और जो रीजन है वो है इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटेरियल, मतलब कोई ऐसी पॉइजनस चीज है, कोई ऐसी टॉक्सिक चीज है एंड उसको है ना ध्यान से हैंडल नहीं कर रहे हैं, भाई वो लीक नहीं होनी चाहिए, बाहर रिलीज नहीं होनी चाहिए, बट इफ द workers or the management is not working properly to avoid any kind of leakage or any such kind of you can say accident, तो फिर जब वो उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। तो वी नो कि ऐसे ऐसे रीजन से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स हो सकते हैं। ओके, दैट इज टेक्नोलॉजी या कुछ टेक्निकल फेलियर या फिर इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द हजार्डियस मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल। अब वन ऑफ द वर्स्ट industrial disaster of all time occurred in Bhopal in India on 3rd December 1984, ठीक है, यानी you have to remember it, this is one of the worst industrial disaster which occurred in India, भोपाल में 3rd December को around 12:30 AM, ठीक है। अब देखो ऐसा टाइम था ऑब्वियसली वेयर पीपल वर नॉट यू कैन से इतने अवेयर नहीं थे और सडनली ये डिजास्टर हो गया था। नाउ हुआ क्या था, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था। इसमें हुआ क्या, एक हाईली पॉइजनस गैस जो है जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है अलोंग विथ हाइड्रोजन साइनाइड और भी कुछ ऐसे केमिकल्स और जो गैसेस हैं वो रिलीज हो गई थी एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। अब हुआ क्या कि 12:30 AM को ऐसे हुआ कि एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट के कारण पॉइजनस गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनेट और इसके अलावा और भी कुछ जैसे हाइड्रोजन साइनेट और भी कुछ जो रिएक्शन वाले हैं वो हो गए रिलीज, कहां से, जो पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की। अब व्हाट इज पेस्टिसाइड, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जो अपने प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर कोई पेस्ट लग जाते हैं तो उससे रिलेटेड पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं ताकि वो जो आपके क्रॉप्स को या एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पेस्ट को मारने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ये पेस्टिसाइड जैसे फैक्ट्री उसी टाइप की, यानी बेसिकली हम ये देख सकते हैं केमिकल्स इसमें बहुत थे, ठीक है, केमिकल्स थे और ये ऐसे वाले रिलीज हो गए। अब ये जैसे ही रिलीज हुए इट हैड लॉट ऑफ बैड इफेक्ट, इमेंस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन स्टार्ट हो गई। ऑफिशियल डेथ क्यों बोलते हैं कि ऑफिशियली जो रिकॉर्ड है कि कितने लोग मर गए थे, डॉल मतलब बेसिक काउंटिंग, वो है 3,598 पीपल, 3,598 पीपल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अराउंड 1989 के अराउंड ये हुआ था एंड thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, यानी जो उस टाइम गैस रिलीज हुई थी उससे तो लोगों को प्रॉब्लम हुई ही थी बहुत, जिसके रिजल्ट के कारण बाद में बहुत लोग मर भी गए थे। जब इन ऑफिशियल काउंटिंग हुई, जब अपने को पता चला 3,598, बट उसका इफेक्ट इतना ही नहीं था, उसका इफेक्ट जो लोग बच गए उनके ऊपर भी था क्योंकि ऐसी गैस रिलीज हुई थी जो बहुत हार्मफुल थी ह्यूमन बींग्स के लिए, सारे लिविंग क्रीचर्स के लिए, ठीक है। और उससे जो लोग बच गए ना उनको भी दूसरी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। ओके, तो ये तो हो गया एक केस अबाउट इंडिया जो भोपाल में हुआ था 3rd December 1984
4 को गैसेस, पॉइजनस गैसेस रिलीज हो गई थी टेक्निकल एक्सीडेंट के कारण, जिसके कारण नॉट ओनली इट लेड टू डेथ ऑफ मेनी पीपल बट मेनी अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिमिलरली एक हम चाइना का भी केस पढ़ते हैं। ठीक है, in another incident on 23rd December 2005 due to gas well blowout in Gaoqiao, Chongqing, China. 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. इसका मतलब क्या है, एक इंसिडेंट हुआ था कहाँ पे, चाइना में हुआ था 23 दिसंबर 2005 में, जहाँ पे गैस वेल में एकदम ब्लो आउट हो गया था, बिग काइंड ऑफ यू कैन से ट्रेजिक सिचुएशन, एक समवेयर मतलब एक एक्सप्लोजन जैसे हो गया था इन गाओ क्यूआओ चोंगिंग। ठीक है, कहाँ पे, चाइना में, जिसमें 243 पीपल डाइड और 9,000 जो वो इंजर्ड हो गए थे और 65,000 को इवैक्यूएट किया था। इवैक्यूएट यानी उस जगह से खाली करना, उस जगह को खाली करना, यानी लोगों को वहां से हटाया गया कि यहाँ से जाओ आप, क्योंकि आगे बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट में पॉल्यूशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए। Many people died because they were unable to run after the explosion. यानी बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जो इसीलिए somewhere they died because they were not able to run after this big explosion. इतना big explosion हुआ, इतना वो they could not run away from that total situation. ठीक है, now those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from this gas. यानी जो लोग एस्केप नहीं कर पाए, ठीक है, और बेसिकली उस एरिया में समवेयर टोटली वहां से निकल नहीं पाए, उनको भी और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी, बर्न्स टू देयर आईज, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम दिस गैस, यानी बहुत और प्रॉब्लम हुई। जैसे अपने इंडिया में हुआ था वैसे ही चाइना में हुआ 23 दिसंबर 2005 को। इन चाइना 9,000 वर इंजर्ड, 64,000 वर इवैक्यूएटेड and then many people died because they were not able to run from the explosion, and those who could not escape had many other things to suffer from. ठीक है, अब जब हमने देख लिया कि इतनी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे कि डिजास्टर हो सकता है, वेदर इंडिया का भोपाल वाला हो या फिर चाइना का हो, ठीक है, बट इससे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। उधर भोपाल में भी मेनी पीपल डाइड, उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे, चाइना में भी मेनी पीपल डाइड एंड मेनी प्रॉब्लम्स अकर। सो ऐसी सिचुएशन जो होती है उससे बचने के लिए देयर आर फ्यू मेजर्स that should be taken and that are taken, ठीक है, ताकि ये ऐसे अगर प्रॉब्लम सपोज एक्सीडेंट है, वी डोंट नो, ऐसे तो वी शुड कीप टोटल प्रिकॉशंस की नहीं होना चाहिए, बट स्टिल कुछ ऐसे मेजर्स हमेशा अपने पास होने चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए, ताकि इनसे रिलेटेड जो रिस्क है वो एकदम कम से कम हो जाए। ठीक है, तो रिस्क रिडक्शन मेजर्स पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। पहली चीज तो इसमें है कि डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, यानी कि जो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, वो वाले एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत दूर होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिडेंशियल एरिया है, अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो ऐसा कोई डिजास्टर होगा तो प्रॉब्लम होगी सबके लिए, है ना। वेयरएज अगर जो पॉपुलेटेड और जो रेजिडेंशियल एरिया है वो अलग है और इंडस्ट्री वाली एरिया अलग है, और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो रेजिडेंशियल वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। That is why first point you must have noticed also in every city, in every area ऐसा होता है कि this is an industrial area, this is generally residential area. Somewhere there are myths also, but generally यही होता है, जो industries है वो situated दूर ही होती हैं।
सो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया अलग होती हैं इंडस्ट्रियल एरिया से। इंडस्ट्रियल एरियाज एज आई सेड सिटीज में ज्यादातर बाहर की साइड होती है, अलग होती है, और रेजिडेंशियल एरियाज अलग होती है इन द सिटी। फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट। जो अपना सेकंड पॉइंट है, दिस इज पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if any accident occurs। यानी सपोज कुछ लोग रहते हैं जो इंडस्ट्री के आसपास, ठीक है, यानी जो कुछ लोग इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो उनके आसपास की इंडस्ट्रीज हैं उसमें अगर कोई पॉइजनस या कोई टॉक्सिन, हजार्डियस, कोई ऐसा सब्सटेंस स्टोर किया हुआ है क्या, इन टर्म्स की हो सकता है वहां पे उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, है ना। तो चाहे कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट हेयर वी शुड अंडरस्टैंड दैट लोग जो आसपास है उनको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो उनको जब पता होगा इस बारे में तो ऑब्वियसली क्या वो पहले से थोड़े से सावधान रहेंगे। सो दे विल बी केयरफुल एंड दैट इज वाई उनको पता होना चाहिए कि कौन से हैजार्डियस मटेरियल जो है यहाँ पे स्टोर्ड है आसपास की इंडस्ट्रीज में। थर्ड पॉइंट है फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। यानी एक वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए, जैसे फायर अलार्म वगैरह होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में कि कभी बाय चांस ऐसा हो कि अचानक से फायर कैच हो जाए या ऐसा कुछ हो तो वो एकदम अच्छे से वार्न कर सके, पहले से ही लोगों को वो पता चल जाए और वो उसी टाइम पे कोई स्टेप ले सके, वहां से जा सके दूर। तो फायर वार्निंग और जो फाइटिंग सिस्टम है कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन है तो उसको कैसे फाइट करना चाहिए, कैसे उसमें से निकलना चाहिए, ये चीजों को भी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। देन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। यानी ठीक है, इफ दैट इंडस्ट्री इज प्रोड्यूसिंग समथिंग विच नीड सर्टेन केमिकल्स या फिर ऐसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भाई उनको रखने पड़ेंगे, अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो फिर भी उनकी स्टोरेज जो है वो कम होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा कहीं रिलीज ना हो जाए। जब वो क्वांटिटी में ही कम होगी, अगर कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, क्वांटिटी में कम होगा तो ऑब्वियसली उससे क्या है हार्म होने की चांसेस भी बहुत कम है। ओके, तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस, pollution dispersion qualities in the industries should be involved, ठीक है। so we should now understand that जो population dispersion है, यानी कि जो population एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, सॉरी नॉट पॉपुलेशन, पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज जो हैं इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। यानी जो पॉल्यूशन निकलता है कहाँ से, जो किसी इंडस्ट्री से निकलता है वो उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। सो इसका क्या मतलब है, लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक दिस क्लियर टू यू पीपल। एक्चुअली में क्या है, जैसे हर जो केमिकल इंडस्ट्री है जो उनके जो पॉल्यूशन या जो उनके बचे हुए जो रेजिड्यू है, अगर सपोज थ्रू सम इवैक्यूएट होते हैं बाहर थ्रू चिमनी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो देयर आर सर्टेन रूल्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड। और वो क्या रूल्स हैं, वो ये रूल्स हैं कि एक तरीके से वो बोलते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको ट्रीट करना होता है, उनको ट्रीट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसको या तो बाहर रिलीज कर सकते हो या फिर आप किसी लैंड में या सी में डंप जैसे कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब डंप करते हैं तो इफेक्ट तो फील होगा ही, और जब पॉल्यूशन एयर में जा रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं, जो पॉल्यूशन डिस्पर्जन है यानी जो पॉल्यूशन बाहर निकलता है उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो जिस अमाउंट में या जिस क्वांटिटी में रिलीज होगा हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर पे, तो उस पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही ऑन ऑल द लिविंग क्रीचर्स। तो उनको ट्रीट करके इस तरीके से उनको रिलीज करना चाहिए कि जो पॉल्यूशन एयर में जा रहा है वो इट शुड नॉट बी
causing harm to the environment and the people, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, एयर क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूशन जितना कम हो सके होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना ही हो. So pollution dispersion qualities in the industries should be improved. Okay, so with this we are able to complete the टॉपिक रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जिसमें हमने ये देख लिया इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के दो एग्जांपल, हमने ये देख लिया रिस्क रिडक्शन मेजर्स, जिसमें यही जो एज आई वाज सेइंग अबाउट पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया में अलग रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए इंडस्ट्रीज अलग हो, और जो लोग रह रहे हैं उनको पता होना चाहिए इंडस्ट्रीज में किस चीज से रिलेटेड काम हो रहा है, क्या उसमें सब्सटेंसेस है अगर कोई ऐसे है तो, और उनकी उन सब्सटेंसेस की स्टोरेज कैपेसिटी कम होनी चाहिए, फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, और जो पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज है इंडस्ट्रीज की उसको क्या करना चाहिए, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, सो उससे क्या होगा कि रिस्क रिडक्शन मेजर्स और क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सो द फिफ्थ पॉइंट फॉर विच आई वाज सेइंग पॉल्यूशन पॉपुलेशन डिस्पर्जन का, यहाँ पे वो अपने फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन है कोशिश करना चाहिए उनको रेजिडेंशियल एरिया में दूर दूर रखें. एंड थर्ड इज दिस पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज, यानी कि जो एयर में रिलीज हो रहा है या एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रीज का, उनको ट्रीट करके अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि जो एनवायरमेंट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना हो और पॉल्यूशन रिड्यूस हो. ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट द इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन मेजर्स. So if you have any problem relating to the topic that we have covered, you all can come back with your problems and we'll solve all your problems. Okay, so now meet you all in the next class.